आप थर्ड लिखो। थर्ड प्रिपरेशन ऑफ एल्केन है हमारा लिखो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या? फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। हम ये देख रहे हैं कि भाई कैसे कैसे हम एल्केन बना सकते हैं, हाउ टू प्रिपेयर एल्केन। लिख लिया सबने? ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये अभी जो मैंने बनाया ये तुम्हें एल्डिहाइड नजर आ रहा है या बताओ कीटोन नजर आ रहा है? कीटोन आ रहा है ना। इसमें अगर मैं ऐड कर लूं जिंक एमलगम, जिंक HgNHCl, तो जब भी अपन मेटल और एसिड डालते हैं ना, रिडक्शन रिएक्शंस होती है ना, तो ये कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाता है? कीटोन कन्वर्ट इनटू एल्केन। ये एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन। इसका मैकेनिज्म एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में आएगा आगे। अभी हमको बस इतना समझना है कि अपने को एल्केन बनाना हो तो कीटोन से सीधा एल्केन जा सकते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन से। क्लीमेंसन और वुल्फ किस्नर है ना, दो दोस्त की तरह हैं, जैसे इस वीडियो में दिख रहे हैं ना कि एक तरफ क्लीमेंसन है एक तरफ वुल्फ किस्नर है, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट जो है ना दोनों सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाते हैं ये। इसमें हमारा प्रोडक्ट कौन से मीडियम में बनेगा? एसिडिक मीडियम बनेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट एसिडिक मीडियम में क्यों बनेगा? क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं? HCl। इसी का एक और फेमस तरीका है कि अगर हम इसमें यूज करें हाइड्रोजीन और बेस एंड हीट, है ना, 160 डिग्री सेंटीग्रेड बेस डाल के हीट करें इसको, तो ये कीटोन भी कन्वर्ट हो जाता है एल्केन में। इसका नाम है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। अब आप ये बताओ कि वुल्फ किस्नर रिडक्शन में प्रोडक्ट कौन से मीडियम में बनेगा? ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा बेसिक मीडियम में। तो दोनों रिएक्शन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि दोनों एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाते हैं, लेकिन क्लीमेंसन कौन से मीडियम बनाता है? एसिडिक, और वुल्फ किस्नर किसमें बनाता है? बेसिक। ठीक है, इसको लिखो एक बार। डिफरेंस क्या है क्लीमेंसन और वुल्फ किस्नर में? क्लीमेंसन प्रोडक्ट बनाता है एसिडिक मीडियम में, लेफ्ट हैंड साइड पीएच स्केल, है ना, और वुल्फ किस्नर रिडक्शन प्रोडक्ट किसमें बनाता है? बेसिक मीडियम में, NOH की वजह से, यानी राइट हैंड साइड ऑफ पीएच स्केल, जिसका आप इमेज देख रहे हो। हाँ, पहले वाले के नीचे लिख लो आप, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन एसिडिक मीडियम। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन एसिडिक मीडियम, और दूसरे में लिखना है प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन बेसिक मीडियम। जिंक एमलगम HCl तो हो गया हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन। हाइड्रोजीन और बेस हीट तो हो गया हमारा वुल्फ किस्नर रिडक्शन। नोट कर लिया सबने? तक्षु लिख लिया? चलो अब है ना, मैं कीटोन लिखूंगा, आपको वुल्फ किस्नर और क्लीमेंसन रिडक्शन दोनों करने हैं, खुद ही लिखना है। रिएजेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, एक में क्लीमेंसन रिडक्शन लिखो, एक में वुल्फ किस्नर लिखो।
क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। आप जिंक एमलगम की जगह है ना सोडियम एमलगम भी यूज कर सकते हो, वो भी हमारा वुल्फ किस्नर रिडक्शन ही, वो क्लेमेंसन रिडक्शन ही कहलाएगा। इससे बन जाएगा हमारा इथाइल बेंजीन, इससे बन जाएगा इथाइल बेंजीन। ऐसे लिख रहे हो ना, 2-3 बार लिखना है, अच्छे से याद रहेगा। क्लेमेंसन रिडक्शन ब्यूटेन बन गया और वुल्फ किस्नर रिडक्शन से भी ब्यूटेन बन गया। ठीक है, तो अपने को कभी भी कीटोन से एल्केन में कन्वर्जन करने होंगे ना, मॉलिक्यूल कन्वर्जन करेंगे, तो ये बहुत अच्छा मेथड है। आगे बढ़े, फोर्थ लिखो। फोर्थ प्रिपरेशन है फ्रॉम रेड फोस्फोरस एंड HI। नेक्स्ट लिखो फ्रॉम रेड P एंड HI। हमारा रेड P एंड HI क्या है? इट इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है रेड P HI। ये देख रहे हो, थाइनोस के भाई हैं ये। जैसे पावरफुल है ना स्ट्रॉन्ग, वैसे ही हमारा रेड P HI इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की फैमिली में रेड P HI सुपर हीरो है, जैसे इस एनिमेशन में दिख रहा है ना, उसी टाइप से एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वो क्या करेगा, जैसे आप ऐसे समझो, जैसे हमारे पास एल्कोहल है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। इसका जब ऑक्सीडेशन करते हैं ना अपन, तो 1 डिग्री अल्कोहल का क्या बनता है, ये एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, एसिड। तो फॉरवर्ड जो प्रोसेस हो रहे हैं वो ऑक्सीडेशन हो रहे हैं, है ना, क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। और बैकवर्ड क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना। तो अगर कोई जैसे मान लो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, तो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, इसको रिड्यूस कर देगा, एसिड को सीधा किस में रिड्यूस कर देगा, एल्कोहल। और एल्कोहल का भी अगर फर्दर और जाए तो कौन होता है, एल्केन। एल्केन का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट एल्कोहल होता है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, जैसे रेड P HI टाइप के, ये क्या करते हैं, इस एल्डिहाइड को भी एल्केन में बदल देंगे, एल्कोहल को भी एल्केन में बदल देंगे। सेम नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसे ही हम आगे ये पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए इसमें मैंने पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला,
तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सीधा क्या बना देगा, एसिड, और अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अब अगर आपको मैंने एक एल्कोहल दे दिया तो व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन अल्कोहल अंडरगो रिडक्शन विद रेड पी एंड HI, तो इसका एल्केन बन जाएगा ये, है ना। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैंने कीटोन दे दिया, इसमें रेड पी HI डाला तो क्या बनेगा, एल्केन बन जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए मैंने आपको एल्डिहाइड दे दिया, इसमें रेड पी HI डालेंगे तो ये एल्केन बनेगा। सब में एल्केन। देखो प्रोपेन का मॉडल देखो, जैसे रिएक्शन में प्रोडक्ट बन रहा था ना, इसलिए इसका एक मॉलिक्यूलर 3D मॉडल देख लो बस, ताकि इजीली याद रहे, एल्केन बनेगा ना हमारा। ठीक है। अब मुझे बताओ, अपने एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है, अपन एक एग्जाम्पल देते हैं। एक ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज, ग्लूकोज में ये 5 का अल्कोहल होंगे और 1 एल्डिहाइड होगा, इसमें रेड पी HI डालेंगे तो बताओ व्हाट इज द प्रोडक्ट, बताओ। क्या बनेगा इससे, इससे हेक्सेन बनेगा ना हमारा, क्योंकि ये वाला कार्बन भी एल्केन बन जाएगा, ये भी एल्केन, ये सभी एल्केन बदल जाएंगे, इससे बनेगा नॉर्मल हेक्सेन। ये नॉर्मल हेक्सेन का 3D स्ट्रक्चर है, ये जो हमने रेड पी HI में बनाया है, किससे बनाया है, डी ग्लूकोज से नॉर्मल हेक्सेन, समझे आप। ठीक, तो इसको लिखो जरा, लिखो रेड पी HI इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट मेनली यूज का होता है, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। It is a powerful reducing agent used for preparation of alkane. आपको बस एक ही स्टेटमेंट याद रखना है, रेड पी HI इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तीनों लिख लिया आपने, तीनों लिख लो, फिर नेक्स्ट पेज करेंगे। ये वाला भी लिखो, ग्लूकोज, ग्लूकोज लें या डी ग्लूकोज लें, एक ही बात है वो। डी ग्लूकोज गिव नॉर्मल हेक्सेन। लिख लिया आप लोगों ने, कितने प्रिपरेशन पढ़े आपने अपने, 2 पढ़ लिए, एक एल्डिहाइड क्लेमेंस एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन पढ़ लिया, और दूसरा क्या पढ़ा हमने, रेड पी HI। ठीक है,
अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट लिखो आप हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। जैसे हमारे पास इथीन है ना, इसमें हमने S2 मेटल यूज किया, प्लेटिनम ले लिया, निकल ले लिया या रोडियम वगैरह ले लिए, तो एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करने पर क्या बनता है बताओ? एल्केन। जैसे हमने किया था ना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो गया, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपको बस H2 मेटल डालना है उसके अंदर। थीन का मॉडल है C2H6, ठीक है। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अपनी एल्कीन चैप्टर में आएगी। ऐसे सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूँ व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन साइक्लोहेक्सीन रिएक्ट विद S2 मेटल, तो साइक्लोहेक्सीन का क्या बनाएंगे बताओ? साइक्लोहेक्सीन। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि आइसोब्यूटीन रिएक्ट विद S2 मेटल, तो बताओ इससे क्या बनाएंगे? आइसोब्यूटीन विल कन्वर्ट इनटू आइसोब्यूटेन। तो इसको लिखो आप। और ये जो एल्कीन से एल्केन्स आते हैं ना इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, इसका एक नाम भी है, इट इज आल्सो नोन एज साबेटियर सैंडरसन रिएक्शन। लिख लिया आप लोगों ने? तो कितने प्रिपरेशन पढ़ लिए आज हमने? 3। नेक्स्ट लिखो, एक और फेमस प्रिपरेशन है फ्रॉम कार्बाइड्स। कमांड चेंज करके देख लिया मैंने। अच्छा ये बताओ, एल्यूमिनियम कार्बाइड जो होता है ना, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बताओ व्हाट इज द प्रोडक्ट? अभी आपने इनऑर्गेनिक में कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस पढ़े क्या? अभी नहीं पढ़े। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या बनता है? मीथेन प्लस साथ में क्या बनता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब मुझे आप दूसरा बताओ, इसी को कंपेयर करते हुए बेरिलियम कार्बाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बताओ क्या बनेगा? बोलो भाई। बेस बन जाएगा बेरिलियम का ना, तो ये बन जाएगा हमारा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, और यहां क्या बन जाएगा हमारे पास? CH4 है ना। और तीसरा है हमारा मैग्नीशियम कार्बाइड। इसके हाइड्रोलिसिस से एक तो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा बताओ क्या बनेगा? अंदाज लगाओ या बैलेंस कर लो ना उसको, रिएक्शन को।
यहाँ हाइड्रोकार्बन बनेगा, ये जरूरी नहीं कि एल्केन बने, हाइड्रोकार्बन बनेगा। इसमें 3 कार्बन का बनेगा प्रोपाइन। ये दिख रहा है ना इसके अंदर पोस्टर में कि बीच वाला कौन है, मैग्नीशियम कार्बाइड, क्यों प्रोपाइन बना रहा है। ये लेफ्ट और राइट वाले कौन है, ये एल्यूमिनियम और बेरिलियम कार्बाइड, क्योंकि ये मीथेन बना रहे हैं। चलो लिखो इसको, ये आपको याद रखना है अच्छे से। एल्यूमिनियम और बेरिलियम कार्बाइड से मीथेन बनता है और मैग्नीशियम कार्बाइड से प्रोपाइन बनता है, इसको याद कर लो अच्छे से। ये वैसे इनऑर्डिंग में आएगा आपका फिर से, क्योंकि ये कार्बाइड से एल्केन बनाने के तरीके हैं, हाइड्रोकार्बन बनाने के तरीके हैं। कितने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिया हमने? 4। अभी एक्सट्रीम हीट हो रही है, तुम ध्यान रखना बाहर जाते होते हैं। यहाँ एसी में बैठे हो ना आराम से 22-23 डिग्री पे, बाहर कितना टेम्परेचर है? हाँ 45-46, यानी 22 से सीधा 46 है। तो इसलिए बाहर जाते वक्त थोड़ा पहले यहाँ बाहर रुकना है 5-10 मिनट, फिर कुछ बांधना है यहाँ पे, फिर जाना है ना। अभी मतलब वो गवर्नमेंट की भी एडवाइजरी आई हुई है, 7 दिन एक्सट्रीम हैवी हीट है, ज़बरदस्त। अब गूगल में देखना तुम, टेम्परेचर इन कोटा, वहाँ ऊपर वार्निंग लिखी आएगी एकदम। सुबह मैं गया था वहाँ अपना कोई एनजीओ के काम से, पहली बार मैं सुबह 8 बजे की बात है, मेरे को बैठे बैठे ही पसीना आ रहा था। और कल मैं जिम में गया था, 20 मिनट एक्सरसाइज की, तो सारे जिम में ऐसा लग रहा था मतलब पूरे पसीने से ऐसा लग रहा था मतलब 5-6 घंटे से मेहनत कर रहे हैं, ये सूडो फीलिंग आ रही थी एकदम। तो अभी तुमको ध्यान रखना है, तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है ना, हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो। कितने हो गए? 4। अब जो मैं लिख रहा हूँ ना, इट इज ओनली फॉर जेई मेंस बिट्स वगैरह उनके लिए है ना, यानी ये जेई एडवांस में नहीं आता है, लेकिन ये बहुत जगह दे रखा है। एक मेथड है कोरे हाउस सिंथेसिस, ये लिखो कोरे हाउस सिंथेसिस। ये बोलता है कि पहले आप अल्काइल हैलाइड में लिथियम एंड COI डाल दो, तो ये बनता है R2COLI। इसका नाम है गिलमैन रिएजेंट। इसकी रिएक्शन फिर आगे करो आप हैलाइड से, R1Br। तो ये है ना एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बन गया जिसमें कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कॉपर। तो यहाँ से है ना ये R- लिबरेट होगा और Br निकाल देगा। ये कौन सा मैकेनिज्म कर रहे हैं हम लोग? SN2 है ना, ये R- निकला, इसने R1 पे अटैक किया, Br निकला, एक SN2 मैकेनिज्म हो गया। इससे हमारे पास क्या बनता है? R1। और ये जो R- निकला है इसकी जगह पे कौन आ गया? Br-। तो ये SN2 हो गया। इसको बोलते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस को ऐसे समझ सकते हैं इस सुपर हीरो से, जैसे लेफ्ट और राइट दोनों मिल जाए ना, डिफरेंट हैलाइड रिएक्ट करके एल्केन बनाते हैं, तो वैसे ये लेफ्ट और राइट डिफरेंट सुपर हीरो अगर रिएक्ट करेंगे या मिलेंगे तो जस्ट लाइक ए कोरे हाउस सिंथेसिस। तो कोरे हाउस ये बोलता है कि पहले आप हैलाइड से लिथियम COI से कॉम्प्लेक्स बनाओ, एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बनाओ और उस पर SN2 करके आप हैलाइड बनाओ। अब मुझे इसको देख के बताओ कि क्या इस
मैकेनिज्म से इथेन बना सकते हो आप, इथेन बना सकते हो ना। इस पूरे में अपन क्या चेंजेस करें कि वो इथेन बन जाएगा। इसका भी मैकेनिज्म है पूरा। जब पहले अपन ये R1Br की जगह CH3Br लेंगे ना हम लोग, इसमें जब अपन लिथियम डालते हैं तो Br की जगह पहले आता है लिथियम, है ना। लिथियम इलेक्ट्रॉन देगा, SN2 होके आएगा। इसमें फिर CuI जब ऐड करते हैं तो ये C- अटैक करेगा, आयोडीन निकल जाएगा। इससे क्या बना हमारे पास CH3Cu, और ये जो CH3Cu है ना, हाईली रिएक्टिव है, तो ये फिर से इस पर अटैक करता है। हाईली रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि ये जब इस पर अटैक करता है ना, सिर्फ बॉन्ड बनता है। तो पहले ये SN2 हुआ, ये बना, फिर अगेन ये रिएक्ट करेगा क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा हमारे पास, इससे बन जाएगा CH3Cu CH3, और यहाँ क्या आएगा Li। अब हमको बनाना है इथेन, यानी हमको SN2 करना है, तो हमारा R1Br बताओ क्या होना चाहिए। R1Br होना चाहिए हमारा CH3Br। तो ये CH3 अटैक करेगा, Br निकल जाएगा, इससे बन गया हमारा इथेन। इसको लिखो जरा। और इसका भी मैकेनिज्म जानना चाहते हो तो कैसे बना, तो पहले Li 2 लिथियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो। S ब्लॉक आर गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करेंगे CH3Br से। मैं ये समझा रहा हूँ ये कैसे बना। इसने अटैक किया तो क्या बन गया बताओ, CH3 माइनस Br माइनस। अब ये तो 2 लिथियम बने हैं ना, एक बन जाएगा CH3Li और एक क्या बन जाएगा LiBr। तो ये वाला बन गया। इससे क्या इस मेथड से आप प्रोपेन बना सकते हो? प्रोपेन कैसे बनाओगे प्रोपेन? हाँ, लास्ट में हम CH3Br की जगह क्या ले लेंगे, EtBr, या उल्टा भी कर सकते हैं अपन, शुरू में EtBr ले लेना वहां पे और यहाँ CH3Br ऐसे। तो आप ऑड इवन कार्बन सब बना सकते हो इससे, ठीक है ना। लेकिन हमारे JEE एडवांस के सिलेबस में नहीं है, इसका मतलब हम इसके आगे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लेकिन बहुत फेमस मेथड है, क्योंकि है ना, इसलिए फेमस है क्योंकि ये सब बनाता है, ऑड इवन सब मिलता है इसके वहां। कितने प्रिपरेशन हमने पढ़ लिए? 5। क्या गया रितेश भाई, वो तबीयत ठीक है? स्ट्रेस में लग रहे थोड़े, रात को सोए अच्छे से? एग्जाम वगैरह ठीक गया? घर में मम्मी पापा सब कुशल मंगल है? फिर कोई स्ट्रेस नहीं है, बाकी चलता रहेगा। एनजे सर की क्लास होती है तुम्हारी? तो कल पूछना उनसे कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। कल मैंने उनसे सर पॉडकास्ट में पूछा था,
तुमने बहुत अच्छे समझाया मुझे। फिर उन्होंने रिवर्स मेरे को क्वेश्चन पूछा कि ऐसे मत पूछो, यूं पूछो कि खुश कैसे रहा जाए। तो गजब का आंसर दिया उन्होंने यार। फिर मैंने पूछा आजकल वो सर पॉनीटेल बनाता है ना पीछे स्टाइलिश, वो क्या नाम उसका, वो हॉलीवुड एक्टर था ना वो एक, हॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान था। तुम सही आईआईटी की तैयारी यही कर रहा है देखो। अरे वो था ना जिसपे केस चला था, हॉलीवुड एक, जॉनी डेव, हाँ जॉनी डेव, हाँ वो तो उसमें था ना यार, वो पायरेट ऑफ द कैरिबियन, वही तो है वो। हाँ वो तो मैंने सर को पूछा, मैं कि आजकल आप ये क्यों रखते हो, उसका भी गजब का आंसर था यार, फिजिक्स से रिलेटेड आंसर था उसका। मैं सोचता था कोई फैशन वैशन का चक्कर है, उसका तो फिजिक्स से रिलेशन है। बताऊंगा तुम्हें, सर का आंसर ही सुनना, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। लिख लिया आपने पूरा? आगे बढ़े। अब एक काम करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि अपनी मैकेनिज्म लिखने की प्रैक्टिस तो हो जाएगी। ETBr में लिथियम डालेंगे तो बनेगा A, CuI से बनेगा B, और B में अगेन ETBr डालेंगे तो बनेगा C।
तो पहले का सिंपल हमारा क्या बना लेंगे हम, ETLI, और फिर ये गिलमैन रिएजेंट बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स है ना, और फिर SN2, तो ये बन जाएगा हमारा नॉर्मल ब्यूटेन। ये बनाएंगे ना, हाँ सॉरी, आई की जगह क्या LI आएगा ना इसका। ऐसे ही इसमें भी क्या आएगा अपना CH3Li, और फिर क्या बनेगा CH3CO, CH3Li, और फिर ये CH3 माइनस अटैक करेगा तो ये बनेगा इथाइल बेंजीन, है ना, SN2 कर देंगे लास्ट में। इसमें क्या बनेगा हमारे पास, वही लिथियम, फिर हम बनाएंगे 2 कॉम्प्लेक्स, 1 2 3, 1 2 3, है ना, फिर ये लिथियम, फिर ये लिबरेट हो गए SN2, तो कितना बन गया नॉर्मल पेंटेन, ये बना ना। तो अपन कौन, अच्छा इस प्रोसेस से पहले आंसर लिख लो एक बार। वहां लिखो आप नीचे, इससे बताओ हम कौन सा एल्केन हाई यील्ड में बनाएंगे, बना सकते हैं, इवन कार्बन एल्केन या ऑड कार्बन एल्केन, इनमें से कौन सा एल्केन बना सकते हैं हम गुड यील्ड में। दोनों बना सकते हैं ना, इसमें इवन कार्बन एल्केन भी बना सकते हैं और ऑड कार्बन भी बना सकते हैं। क्या उसमें इवन भी बना सकते हैं और ऑड कार्बन एल्केन भी हाई यील्ड में बना सकते हैं अपन। ये लिख लो आप, even carbon alkane and odd carbon alkane will obtained in high yield. Even carbon alkane and odd carbon alkane will obtain in high yield in Core-House synthesis. कितने मेथड हो गए आज? 5 हो गए ना। एक लिखो आप लास्ट, सोडा लाइम प्रोसेस। सोडा लाइम प्रोसेस इज आल्सो नोन एज ऑकवर्ड रिएक्शन। ये सोडा लाइम का पोस्टर है। यानी इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोक्सिलेट, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो। सोडा लाइम मतलब क्या, NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, इससे बनता है हमारा एल्केन, प्लस बनेगा Na2CO3। सोडा लाइम प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट बनता है। फिजिकली ये ऐसा दिखता है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। क्या N इज नंबर ऑफ कार्बन इन रिएक्टेंट है, तो हाउ मेनी कार्बन इन द प्रोडक्ट, कितना होगा N-1 कार्बन, यानी डिक्रीज इन कार्बन। इसको लिखो एक बार, ये बहुत फेमस रिएक्शन है। ये आपको याद है, हमने बेंजीन की प्रिपरेशन में भी पढ़ा था। बेंजोइक एसिड से बेंजीन बन जाता है, चूना रिएक्शन। इजीली अवेलेबल रॉ मटेरियल और नो हार्मफुल गैसेस इन्वॉल्व, तो बहुत अच्छा मेथड है एल्केन बनाने का भी। जैसे अगर हम एसिटिक एसिड का सॉल्ट ले लें
और उसमें NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड हीट करें, तो बताओ व्हाट इज द प्रोडक्ट। ये CO2 निकल जाएगा और एक कार्बन कम का क्या बनेगा हमारा, मीथेन। CO2 इन बेसिक मीडियम क्या बना लेगा, कार्बोनेट। CO2 ट्वाइस ऑफ NaOH, कार्बोनेट। ऐसे अगर हम NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड एंड हीट, बताओ इससे क्या बनेगा, CO2 निकल के क्या बन जाएगा, प्रोपेन। इनमें से अपन किस रिएक्शन को चूना रिएक्शन कहेंगे, सारी चूना रिएक्शन। बस एक ध्यान रखना, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाते हैं उसमें, कम हो जाता है। वो कार्बन कम हो गया, वो कार्बन कहाँ गया, CO2 उस कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया ना, CO2 बन के कार्बोनेट। मुझे तो लगा 2-4 बच्चे ही आएंगे, सच में मैं सोचा था यार कौन आएगा इतनी गर्मी में। बस तकसु का था, मैं तकसुत आ जाएगा बस। तकसुत वैसे ही दूर से आधा, सोचा यहीं बैठे रहेंगे। देख लिया आपने, तुम्हारा आने से मेरे को फायदा हो गया। मेरे को है ना रिकॉर्ड फिर करना ही पड़ता है, अगर तुम नहीं आते तो मैं कुछ और करने लग जाता। तो तुम्हारा आने से मेरा फायदा हो गया। तो तुम जब भी आते हो तो यहाँ बैठ जाया करो, तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा आराम से। लिख लिया आपने अच्छे से। तो ये अपना क्या हो गया, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हो गया, है ना। अब बुधवार, आज कौन सा वार है, बुधवार है ना, तो शुक्रवार को फिर आना है तुमको। एल्केन की रिएक्शंस करेंगे। एल्केन की एक ही रिएक्शन है अपने सिलेबस में, वो है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, है ना। तो अगला शुक्रवार या फिर नेक्स्ट सोमवार तक अपना एल्केन चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तुम नोट्स बनाते रहना। इसके साथ है ना वो नहीं है अपनी, वो क्विज जो है ना वो भी मैं लगा के दूंगा अलग से, तो फिर वो क्विज तुम ट्राई कर लेना। एक एनिमेटेड क्विज होगा, वो अलग से ट्राई करना है। वो मैंने हर लेक्चर के लास्ट में लगाया, वो बन रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। नहीं, वो एनिमेटेड फॉर्म में ना, उसकी सॉफ्ट कॉपी कैसे मिलेगी। हाँ, और गाना, इसका गाना भी बन गया शानदार। बॉम्बे के 2-4 सिंगर आए हैं गाने के लिए, ठीक है। फीमेल वॉइस में चाहिए, मेल वॉइस में, या दोनों के मिक्स भी आता है, मिक्स भी आ सकता है कि भाई एक बार मेल गाएगा एक बार फीमेल गाएगा। और स्टाइल कौन सी चाहिए, रॉक स्टाइल, बॉलीवुड, अपलिफ्टमेंट, और कौन सी होती है, कौन सी स्टाइल और होती है ना यार। सौरभ, या सौरभ भोजपुरी स्टाइल में चाहिए। ये आइडिया अच्छा है यार, है ना, कि भाई वो गाना भोजपुरी में रिलीज किया। बिहार में ज्यादातर भोजपुरी बोलते हैं ना, या मैथिली, मैथिली। अच्छा, हिंदी से हो जाएगा ना काम, हिंदी से हो जाएगा ना पूरा काम। चलो ठीक है। आजकल मैं ना इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, उससे मेरे को 2 फायदे हो रहे हैं। एक, मेरी इंग्लिश भी ठीक हो रही है, मतलब आदमी के इंटेंशन सही होनी चाहिए। ये मैंने एनजे सर से भी कल मैंने यही सीखा, और मेरा खैर जीवन का नियम ही यही है, आपकी नीयत सही है ना तो आप दुनिया में जरूर राइज करो। आप तुम सोचो, मैं कोई IITian नहीं, ना NITian, ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सब 2nd क्लास में फर्स्ट आया था एक बार, ठीक है ना। इसके अलावा और नर्सरी में मैं 42 रैंक आया था आउट ऑफ 43, ठीक है ना। और जो नहीं आया था ना बच्चा, वो एब्सेंट था, बीमार हो गया था वो, तो मतलब मैंने लास्ट रैंक ऑक्यूपाई करके रखी। तो नर्सरी KG प्रेप में तो मेरे फादर तो खैर उनको तो पता ही नहीं वो कौन सी क्लास में है। तो मेरी मदर क्या अनपढ़ है, तो उनको किसी ने, पड़ोसी ने आके बताया कि आपके बच्चा तो बहुत शानदार रैंक लेके आता है। तो मैं बोला बहुत गजब रैंक, उनको रैंक ही समझ में नहीं आती, ठीक है। क्या उनको समझाया कि आपका बच्चा है ना पूरे क्लास में सबसे लास्ट आया है। तो फिर मैंने समझाया, मैंने कहा मैं लास्ट कहाँ आया, मैं तो 2nd लास्ट आया हूँ, आप ये गलत बता रहे हैं ये, ठीक है। तो 3 साल तक तो मैं ये पोजीशन ऑक्यूपाई करके रखी मैंने। फिर मेरे को 1st क्लास में हॉस्टल में डाल दिया, है ना। मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया, तो हम 2 भाई थे, तो मैं 1st में और मेरा भाई
1 साल पीछे मेरे से प्रेप में, हम दोनों एक हॉस्टल में रहे वहाँ पे। साल भर हॉस्टल में काफ़ी टफ रहा है ना, क्योंकि हॉस्टल यार वहाँ तो वो थोड़ा स्ट्रिक्ट थे बहुत, मतलब है ना, गलती करने पे मारते पीटते थे, क्या है ना, कि आप मतलब खेलने जाओ, खेल 5 से 7 खेलना है, 7 बजे नहीं आए अंदर आए तो पिटाई चालू हो जाती थी। तो फिर हमने साल भर बाद हमने कहा हमें तो नहीं रहना हॉस्टल में ऐसे वैसे। एक बार मेरा भाई भाग गया वहाँ से, ठीक है। मतलब वहाँ गया, संडे को ना खिलाते थे क्रिकेट, संडे को क्या ना क्रिकेट खेलने को हमको मौका मिलता था ऐसे। तो ऐसे यहाँ क्रिकेट लगाया, जैसे ये स्कूल की बिल्डिंग है ना, ऐसे ये स्कूल की बिल्डिंग है और पीछे ऐसे ग्राउंड था ऐसे। अब स्कूल क्या है कि छोटा स्कूल था, मतलब ऐसे बड़ा स्कूल नहीं था, ऐसे यहाँ पीछे क्रिकेट का लगा रखा था और एक ग्राउंड था। ग्राउंड एक्चुअली उनका स्कूल की प्रॉपर्टी इतनी थी, बाकी खाली जमीन पड़ी थी, तो वो ग्राउंड की तरह यूज़ करते थे। तो संडे को हमारा खेलने का मौका होता था, तो यहाँ बैट्समैन खड़ा होता था, यहाँ बॉलर जाता था, ये बॉलर गया, ये बैट्समैन ने शॉट मारा, यहाँ फील्डर खड़े होते थे ऐसे। उस तरफ तो बिल्डिंग आ गई ना, उस तरफ बिल्डिंग आ गई, तो मैं तो क्या ऐसे बाउंड्री पे फील्डिंग करता था, ठीक है। तो मेरा भाई यहाँ आगे करता था, उसने बोला यार ऐसा कर कि अपन इंटरचेंज हो जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, भाई तो भाई होता है ना यार, ठीक है। तो इंटरचेंज हो गया यार, तो मैं इधर खड़ा हो गया और मेरा भाई यहाँ खड़ा हो गया। फिर क्या हुआ, एक क्रिकेट बैट्समैन अच्छा था, उसने शॉट मारा जबरदस्त, है ना, बॉल गई बॉल मेरे भाई के पास से क्रॉस होती हुई ऐसा आगे निकल गई। अब बॉल आगे मेरा भाई उसके पीछे पीछे, ठीक है ना। थोड़ी देर हुई, वो दिख रहे हैं कि वो बॉल भी जा रही है, मेरा भाई भी जा रहा है, हम सब खड़े हैं, होता है ना भाई, बाकी लोग देखेंगे ना। कुछ टाइम बाद हमने देखा कि बॉल दिखना बंद हो गई और मेरा भाई भी दिखना बंद हो गया। फिर पता चला कि वो बॉल लेके ही भाग गया, ठीक है। वो वहां से बॉल लेके भाग गया। अब वो भागा, अच्छा मेरे पेरेंट्स तो दूसरे शहर में चले गए थे, है ना, मेरे पिताजी बस में कंडक्टर थे, तो उनकी ट्रांसफ़र हो गई वहाँ पे बाड़मेर में ट्रांसफ़र हो गई थी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि मेरा स्कूल और मेरा घर जो है ना, जोधपुर मेरा घर था, तो वहाँ से करीबन 2-3 किलोमीटर रहा होगा, और इस स्कूल से 2 किलोमीटर दूर मेरी एक बुआ रहती थी। तो वो हमको पता था कि भाई यहाँ से एक रोड चलती है, इस रोड से सीधे सीधे जाएंगे, 2 किलोमीटर बाद फिर एक टर्न आएगा, तो यहाँ मेरे बुआ का घर है, ठीक है। मेरे 3 बुआ हैं, उसमें सेकंड नंबर बुआ का घर है। तो मेरा भाई गायब। अब वो स्कूल वाले मेरे पीछे आ गए सारे, कि बोले कि कहाँ गए बताओ। मैंने कहा मतलब बॉल लेने गया मेरे हिसाब से। तो मैंने कहा चौका बड़ा ज़बरदस्त था, तो हो सकता है बॉल कहीं इधर चली गई होगी, बॉल ढूंढ रहा होगा। तो बोला नहीं वो दिख नहीं रहा है, तुम बताओ तुम्हारे रिलेटिव कौन कौन है। मेरे तो याद ही नहीं आया मुझे कौन कौन है। तो फिर काफ़ी देर सोचा, तो फिर क्या हुआ कि मुझे याद आया कि मेरी एक बुआ भी रहती है, मौसी भी रहती है। तो क्या तुम्हारी बुआ का एड्रेस दो। मेरे को एड्रेस पता नहीं है, सीधा जाओ, वहाँ एक मेडिकल की दुकान आएगी, उससे उल्टा जाना, फिर एक बड़ी सी बिल्डिंग आई, उससे राइट जाना, और राइट में सेकंड नंबर में हमारे बुआ का घर है। तो स्कूल वाले पहुँच गए और मेरा भाई वहीं बैठा था आराम से। मेरी बुआ को बोला कि आज संडे है बुआ जी, छुट्टी है वहाँ पे, ठीक है ना, आप तो खाना वाना लाओ, खाते हैं। खा पी रहा था आराम से बैठा। स्कूल वाले पकड़ के लाए और उसको है ना आगे मेरे सामने उसकी पिटाई की, उसको 2-3 खींच के चांटे लगाए, उसको रूम में बंद कर दिया। मुझे अब बहुत गुस्सा आया, मैं छोटा सा ही था, मुझे इतना गुस्सा आया कि वो गुस्सा आज भी मैं फील करता हूँ, है ना, कि यार मेरे भाई को मार दिया यार, ठीक है। अब मैं कर भी कुछ नहीं सकता था, तो उसको बंद रखा पूरे दिन एक रूम में। शाम को उसको छोड़ा। उसको पॉलिश वॉलिश करना भी हमको आता नहीं था, हम खुद ही पॉलिश वॉलिश करते थे, थोड़ा मतलब अलग टाइप का, स्ट्रिक्ट टाइप का हॉस्टल था। तो फिर उन्होंने कहा कि अब है ना, अब तुम भागे ना तो उल्टा लटकाएंगे तुम दोनों को, कि ये भागा तो तेरे भाई को भी लटकाएंगे। तो फिर उसके बाद बड़ा लास्ट का टाइम था, फिर हमने हॉस्टल छोड़ दिया। फिर क्या तुम पढ़ते लिखते भी नहीं हो, उन्होंने डांटा हमको, तो डांटा तो मुझे बड़ा गुस्सा आया यार। मैं क्या बस पढ़ने लिखने के लिए डांट रही वाली कोई बात हुई क्या यार, ठीक है। इसलिए मैं 2nd क्लास में पढ़ा। बच्चा होता है ना, बच्चा किस चीज़ को माइंड कर जाए आप सोच नहीं सकते, उसके दिमाग पे क्या चीज़ असर कर रही है वो सोच नहीं सकते। तो 2nd में हम फर्स्ट आ गए, और फर्स्ट मेरा भाई भी अच्छे मार्क्स लिया है। उसके बाद हमारी तारीफ हुई, तो वापस हम पुरानी स्टाइल में आ गए। बार बार प्रूव थोड़ी करना है खुद को कि हर बार फर्स्ट आना, उसमें क्या मजा है। एक बार आके बता दिया भाई आ सकते हैं, जब मन होगा तब आ जाएंगे, समझ लो, ठीक है ना। जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए तो हमने अपने घरों में ये सीखा कि बहुत एक्सट्रीम गरीबी भी देखी हमने। तो मैंने ये सीखा कि यार मैंने जीवन देखा बहुत सारे लोग हैं ना अच्छे राइज करते हैं, खूब पढ़ने वाले बच्चे IIT या NIT खूब राइज करते हैं। बहुत सारे मेरे जैसे एवरेज लोग भी खूब राइज करते हैं। मैं भी जीवन में खूब मतलब अच्छा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो क्यों करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नीयत, आपकी नीयत अच्छी है ना, आपके इंटेंशन अच्छे हैं, आप लोगों के साथ अच्छे हो, आपका बिहेवियर अच्छा है, आपका एम ये है कि मेरे वजह से किसी का नुकसान ना हो, मेरी वजह से लोगों का फ़ायदा हो, आप ज़रूर राइज करोगे। और आपकी नीयत ये है कि यार ये एहसान वो एहसान, उसकी बुराई इसकी बुराई, उसका एहसान उसका एहसान, तो आप मेरे से लिखवा लो,
तुम चाहे आईआईटी हो, चाहे आईएएस हो, चाहे कुछ भी हो, तो जीवन में दुख का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फिर लोग आपके इंटेंशन को जान जाते हैं, है ना, आपको जान जाते हैं यार ये तो मतलब एक होता है तन का खराब, एक होता है मन का खराब। तो तन का खराब मतलब गंदे हैं अपन, नहा लिए, साबुन लगाया अच्छे से, लक्स वक्स से लाए, शैम्पू वैम्पू लगाया, टिप टॉप हो गए एकदम, है ना। और अगर मन का खराब हुआ तो वो दिखेगा आपको, मतलब मेरे को पता चल जाएगा कि अपन कहते हैं ना, अपन मोहल्ले में बैठे हैं, अरे यार ये बड़ा XYZ है, देते ना गाली वगैरह उसको, है ना। लेकिन अब चाहे वो आईएएस ही हो, अगर आईएएस है तो उसके सामने बोलेंगे अरे भाई साहब आप तो क्या मतलब बहुत अच्छे, आप आगे निकले नहीं, पीछे से 4 गाली, ठीक है। और आप रिटायरमेंट हुए नहीं, गालियों की बम्बार्डमेंट, तो आपको लगेगा ये आदमी जीवन भर तो मेरे से ढंग से पेश आ रहा था, आज ये उसको लगेगा जब तक मेरा काम पड़ रहा है तब तक वो सही रहेगा आपके साथ, जिस दिन उसका काम नहीं पड़ेगा पब्लिक नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए हमारी नीयत साफ होनी चाहिए, ये लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने अंजय सर से भी सीखा, है ना, नीयत। तुम तो बच्चे हो, तुम्हारी तो वैसे ही नीयत साफ ही रहती है, मतलब ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, अच्छे इंटेंशंस होने चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अगर तुम IITian हो, मेहनती हो और तुम अच्छा मतलब कर रहे हो, तो फिर तो तुम पूरे सितारे की तरह दिखोगे एकदम। बात समझे तुम? ठीक है, तो चलें फिर। तो अपना एल्केन हुआ पूरा, तो शुक्रवार को करेंगे रिएक्शन ऑफ एल्केन, ठीक है। चलो भाई, जय हिंद। क्लेमेसन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन गीत, क्लेमेसन रिडक्शन, क्लेमेस के चमकता तारा कीटोन से बनाता है एल्केन। एसिड की गिरफ्त में जिंक और मरक्यूरी के साथ कार्बन से एल्केन्स बनते हैं शानदार। क्लेमेसन शक्तिशाली बल है, एसिड का रिएक्शन ही करता है, वो स्टेशनर रिएक्शन नहीं करता है, फर्स्टली परफेक्ट बेस एंड हीट में काम करता है शानदार। अंत में एल्केन्स बनते हैं जैसे मुक्तर उतरते प्रेम में, ऑक्सीजन को निकालता है मेरा रक्षा और एसेंस, कार्बोनिल्स को एल्केन्स से बदल देते हैं जो गैसीय में एक विशाल में दोनों रिडक्शन चैंपियन जीते हैं रेस में। क्लेमेसन रिडक्शन चमकते सितारे, रात में रिडक्शन को मार्ग दिखाते सारे। रेड PHI से ग्लूकोज से नॉर्मल हेक्सेन बनता है, एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम कार्बाइड जब पानी में मिलते हैं तो बनता है मीथेन। मैग्नीशियम कार्बाइड जब पानी से मिलता है तो बनता है प्रोपाइन। कोरेहा सिंथेसिस से इवन और कार्बन एल्केन बनते हैं। आज के गाने में हमने एल्केन ही एल्केन बनाया है, हर कदम पर उनकी शिक्षा का साया, हर कदम पर उनकी शिक्षा का साया। चलिए अब हम करते हैं क्विज, इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच रिएजेंट आर यूज्ड इन क्लेमेंसन रिडक्शन। तो बताओ क्लेमेंसन में कौन सा रिएजेंट हमारा यूज होता है।
जिंक एमलगम एंड HCl, इसको याद रखो अच्छे से, जिंक एमलगम HCl. सेकेंड, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड आर टिपिकली रिड्यूस बाय क्लेमेंसन रिडक्शन. क्लेमेंसन रिडक्शन में कैसे कंपाउंड रिड्यूस करते हैं, अल्कोहल या एल्डिहाइड कीटोन. क्या होगा, एल्डिहाइड कीटोन. एल्डिहाइड कीटोन कन्वर्ट इनटू एल्केन. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ कीटोन. अगर हम कीटोन का क्लेमेंसन रिडक्शन करेंगे तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, इट कन्वर्ट इनटू एल्केन. तो आंसर क्या रहेगा इसका, ए, एल्केन. Why is zinc amalgam used in Clemenson reduction? To create active surface for the reaction, है ना. एसिडिक एनवायरनमेंट तो HCl की वजह से आता है, तो जो हम जिंक एमलगम यूज करते हैं वो एक्टिव सरफेस प्रोवाइड करता है. Which condition is essential for Clemenson reduction to proceed? Clemenson reduction to proceed, तो कंडीशन कौन सी होती है, एसिडिक कंडीशन, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl. तो आंसर क्या रहेगा, बी. इज द क्लेमेंसन रिडक्शन सुटेबल फॉर द कंपाउंड सेंसिटिव टू एसिडिक कंडीशन. अगर कोई कंपाउंड सेंसिटिव है टूवर्ड एसिडिक कंडीशन, जैसे मान लीजिए अल्कोहल है, अगर कीटोन के साइड में अल्कोहल लगाया और आपने HCl डाल दिया तो ये अल्कोहल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा ना. तो जो एसिड सेंसिटिव कंपाउंड है वो क्लेमेंसन में अपन यूज नहीं कर पाएंगे. तो इज द क्लेमेंसन रिडक्शन सुटेबल फॉर द कंपाउंड सेंसिटिव टू एसिडिक कंडीशन, नो, है ना, क्योंकि वो एसिड से रिएक्ट कर जाएंगे. व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द क्लेमेंसन रिडक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड. मेन एडवांटेज क्या है क्लेमेंसन रिडक्शन का, बहुत सारे एडवांटेज है. इन दोनों में से क्या एडवांटेज है, कॉम्पेटिबिलिटी विद अदर फंक्शनल ग्रुप सेंसिटिव टू बेसिक कंडीशंस. अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो बेसिक कंडीशन के में सेंसिटिव है, तो इसका मतलब हम वुल्फ किस्नर यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या यूज करेंगे, क्लेमेंसन. तो आंसर क्या रहेगा हमारा, बी. व्हाट इंटरमीडिएट बिलीव टू बी फॉर्म ड्यूरिंग द क्लेमेंसन रिडक्शन. तो ये थोड़ा सा एम्बिग्यूटी वाला क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी प्रपोज्ड है उसका, तो रेडिकल्स भी हो सकते हैं उसमें. Which of the following is a correct example of Clemenson reduction. इसमें से Clemenson reduction का, ये बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक, ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है. एसिटोफिनॉन टू इथाइल बेंजीन, ये हो रहा है ना. व्हाट इज द एसिटोफिनॉन, ये होता है हमारा मिथाइल कीटोन एसिटोफिनॉन, इससे बनेगा इथाइल बेंजीन, एसिटोफिनॉन. इसको आप याद कर लो नाम को, एसिटोफिनॉन जो है उसको याद कर लो. What is the limitation of Clemenson reduction? Not suitable for acid sensitive, required high temperature. ये होगा ना, not suitable for acid sensitive compound, क्योंकि एसिड उससे रिएक्ट कर जाएगा. Essential reason for Wolff-Kissner reduction. Wolff-Kissner reduction में क्या यूज होता है बताओ, हाइड्रोजीन. What type of compound are typically reduced by Wolff-Kissner reduction? वुल्फ-किस्नर रिडक्शन में किसको रिड्यूस करते हैं हम, एल्डिहाइड एंड कीटोन. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसिड विल नॉट रिड्यूस बाय क्लेमेंसन एंड वुल्फ-किस्नर. एसिड जो है क्लेमेंसन, वुल्फ-किस्नर दोनों से रिड्यूस नहीं होते हैं, ये पॉइंट टू रिमेंबर है. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ वुल्फ-किस्नर रिडक्शन. वुल्फ-किस्नर रिडक्शन का प्रोडक्ट क्या भाई, प्रोडक्ट इज एल्केन. विच कंडीशन एसेंशियल फॉर वुल्फ-किस्नर. वुल्फ-किस्नर के लिए क्या कंडीशन एसेंशियल है, बेसिक कंडीशंस. Why is potassium hydroxide used in Wolff-Kissner reduction? To provide basic environment. KOH is a base to act as a reducing agent. नहीं, reducing agent नहीं, वो basic environment देता है ना. Is the Wolff-Kissner reduction compound sensitive to high temperature? हाँ, अगर Wolff-Kissner reduction कर रहे हो और highly sensitive compounds है, जैसे एक example लेते हैं हम लोग. Suppose करो ये कीटोन है हमारे पास और यहाँ पे ये NME3 लगा है. ये अपन हैलाइड चैप्टर में पढ़ेंगे, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एलिमिनेशन. और आप यूज क्या करते हो वुल्फ-किस्नर रिडक्शन में, हाइड्रोजीन एंड बेस एंड हीटिंग.
तो वुल्फ किस्टन रिडक्शन में क्या होगा, कीटोन विल कन्वर्ट इनटू एल्केन, कीटोन का तो एल्केन बनेगा ही बनेगा, लेकिन क्योंकि आप हीटिंग कर रहे हो तो ये एलिमिनेशन भी हो जाएगा, यानी दिस विल अंडरगो एलिमिनेशन। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि भाई सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर अगर है तो इस वुल्फ सुटेबल है क्या उन कंपाउंड के लिए जब वो सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर है? नो, इट इज नॉट सुटेबल। व्हाट हैपन इफ वी गो फॉर हाई टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर इन द रिएक्शन, देन the other functional group, the side functional group may undergo elimination process, वो elimination process में जा सकता है। What is the main advantage of using Wolff-Kishner reduction? Compatibility with the functional group sensitive to acidic condition। हाँ, अगर ऐसे ग्रुप हैं जो एसिडिक कंडीशन में सेंसिटिव है, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल एसिड से रिएक्ट करके हैलाइड बनाता है, अल्कोहल कन्वर्ट इनटू हैलाइड, तो सो व्हाट वी विल डू in case sensitive to acidic condition we will go for Wolff-Kishner reduction। ठीक है, फिर हम Wolff-Kishner reduction की तरफ जाएंगे। what is the intermediate form during Wolff-Kishner reduction? हाइड्रोजोन एंड कार्बोनाइन। वैसे ये दोनों करेक्ट हैं। पहले हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म में कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजीन, तो यहां से वाटर निकल के क्या बनेगा, हाइड्रोजोन। ये फेमस इंटरमीडिएट है। वैसे आगे जाके कार्बोनाइन भी बनता है, दोनों करेक्ट हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजोन, क्योंकि हाइड्रोजोन इज वेल नोन इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन। करेक्ट एग्जांपल ऑफ वुल्फ-किस्टर रिडक्शन। वुल्फ-किस्टर रिडक्शन में क्या होगा बताओ, साइक्लोहेक्सेनॉन टू हेक्सेन। यस, यानी अगर हम साइक्लोहेक्सेनॉन का वुल्फ-किस्टर रिडक्शन करें तो क्या बनाएगा, साइक्लोहेक्सेन। एसिटोफिनॉन टू फिनॉल, ये नहीं होगा ना। इन वुल्फ-किस्टर रिडक्शन एल्डिहाइड कीटोन कन्वर्ट इनटू एल्केन। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ वुल्फ-किस्टर रिडक्शन? नॉट सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव कंपाउंड, बिकॉज हीट सेंसिटिव कंपाउंड, क्योंकि वुल्फ-किस्टर रिडक्शन में हीटिंग करते हैं, तो वेन एवर हीटिंग टेक्स प्लेस देन एलिमिनेशन प्रोसेस विल स्टार्ट। बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, इसको अच्छे से नोट्स में नोट कर लो। कीटोन जिंक एमलगम HCl से ये बनेगा अल्काइल बेंजीन, इट इज नोन एज क्लीमेंसन रिडक्शन। और जिंक का क्या होगा, ZnCl2 बन जाएगा। ये और अच्छे से समझा रखा है, देखो पहले हाइड्रोजीन, NH2 इज नोन एज हाइड्रोजीन, हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजोन और फिर ये होगा। तो ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, वुल्फ-किस्टर रिडक्शन। प्रोडक्ट कौन से मीडियम में बन रहा है, बेसिक। मीडियम ऑफ वुल्फ-किस्टर रिडक्शन, वुल्फ-किस्टर रिडक्शन का मीडियम क्या होगा बताओ, एसिडिक या बेसिक? बेसिक। मीडियम ऑफ क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन का मीडियम क्या होगा, एसिडिक। In which reaction only ketone is reduced? Oh, in which reaction only ketone is reduced? तो इसका एक C ऑप्शन और करना पड़ेगा, बोथ। वैसे only ketone is reduced और अपने को दो ही ऑप्शन दें, वैसे दोनों में होता है तो बेटर नहीं है, बेटर है कि अपन दो ऑप्शन लगाएं, बोथ, क्योंकि क्लीमेंसन वुल्फ-किस्टर दोनों में कीटोन एल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। The benzene derivatives shown below is subjected to different reduction, Wolff-Kishner and Clemmensen reduction. These reductions are give different product based on the chemical formula, determine the structure of both reduced product. वो कह रहा है कि अगर हम क्लीमेंसन रिडक्शन करें और यहाँ वुल्फ-किस्टर रिडक्शन करें तो दोनों ही केस में अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो क्लीमेंसन के लिए डीबी कितना है इसका, 9 + 1 10, इसका डीबी निकालेंगे तो ये हो गया 9 + 1 10 माइनस नंबर ऑफ हेलोजन माइनस नाइट्रोजन बाय 2, तो 10 - 5 यानी डीबी हो गया इसका 5, है ना, और प्लस C9H11NO2 है। तो एक अपन जिंक एमलगम HCl करेंगे तो ये तो रिड्यूस होगा ही होगा कीटोन, और साथ में जिंक, ये मेटल एसिड जो है ना रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है,
अगर हमारे पास कभी भी मेटल एंड एसिड हो, दे हैव रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो वो क्या करेंगे, NO2 को रिड्यूस करेंगे NH2 में। ऐसे समझो, जैसे अगर नाइट्रोबेंजीन होता है ना, नाइट्रोबेंजीन व्हेन रिएक्ट विद SnHCl, वो क्या बनाता है बताओ, एनिलीन। मेटल एसिड NO2 को NH2 में बदल देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो गया, ये बनेगा इथाइल बेंजीन, या एस्टर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, और NO2 का क्या बनेगा, NH2। अब इसका DB चेक कर लो एक बार, DB 5 है ना, ठीक है, 3 2 5, हाइड्रोजन ज्यादा नहीं हो रहे हैं यार, इसमें 11 हाइड्रोजन दिए ना, तो यहाँ हो गए 3 2 5 6 7 8, अच्छा यहाँ कोई हाइड्रोजन 8 9 10 11 12 13 हाइड्रोजन 13 हो रहे हैं इसमें यार, क्या गड़बड़ है। DB तो सही आ रहा है इसका, C9H11 6 7 8 9 10, अच्छा कार्बन, अच्छा ओहो समझ गया, ओके। यहाँ पे है ना एक H होना चाहिए, अगर यहाँ पे H हो तो फिर ये क्वेश्चन सही हो गया, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे मिथाइल होगा। अब क्या होगा बताओ, 3 2 5 6 7 8 9 10 11, परफेक्ट है ना, अब सही है एकदम, ठीक है। अब इधर वुल्फ किसने रिडक्शन करोगे, इसका DB कितना है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 9 + 1 10 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नाइट्रोजन बाय 2, 4 आएगा, 10 में से 4, यानी DB आ गया इसका 6 आ गया ना, ठीक है। अच्छा अब वुल्फ किस्टनर रिडक्शन करोगे, ये रिड्यूस होगा, लेकिन वुल्फ किस्टनर में बेस है, तो बेस क्या करता है, एस्टर पे हाइड्रोलाइज कर देता है। ये आगे की रिएक्शन है वैसे तो मतलब समझाने का, कहने का मतलब है कि यहाँ तो बन गया CH3, NO2 का कुछ नहीं होगा, लेकिन जो एस्टर है उसका क्या बन जाएगा, एसिड, है ना। तो इसमें कितना DB हुआ, 3 1 5 6 7, यहाँ पे कम कैसे हो गया यार, NO4 DB तो 6 है, 1 2 3 4 5, और ये NO के अंदर 6 DB 6, NO2 4 है, C9H9 कैसे हो रहा है, एक कार्बन तो कम हो जाएगा ना इसका यार, कार्बन 7 होने चाहिए, अच्छा फॉर्मूला सेम ही दिया, सेम लिखा है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, C7 S7, C7 S7 होगा तो 7 + 1 8, 8 - 4, 4 आएगा DB, 4 3 4, DB तो 5 आ रहा है। चलो तो इसको देखते हैं आगे। ये जो 25 क्वेश्चंस हो गए, इनको आगे से देखते हैं। अब आप अच्छे से ट्राई कर सकते हो। अभी बार बार मेरे को बच्चे पर्सनल मैसेज भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं कि सर आप एक ही टॉपिक पढ़ाओगे क्या। नहीं, मैं आपको सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा जो हमने वुड्स में आपको फॉर्मेट बताया ना, सॉन्ग के साथ, क्विजेस के साथ, थ्योरी के साथ, यहाँ से लाकर दिसंबर तक पूरा 11th का कोर्स, पूरा 12th का कोर्स, है ना, पूरा कोर्स खत्म होगा। जो बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं उनके 11th का कोर्स खत्म होगा, जो 12th में पढ़ रहे हैं उनका 11 + 12 खत्म होगा, IIT JEE एडवांस तक का दिसंबर तक। नीट के लिए अलग से लेक्चर अपलोड होंगे, वो कुछ दिनों बाद स्टार्ट होगा। तो मेनली अभी IIT JEE पे फोकस है और 11th एंड 12th दोनों का। तो सारे कोर्सेज आएंगे, लेक्चर्स में डालूंगा स्टार्टिंग में, कुछ दिन के लिए फ्री रहेंगे, है ना, इनिशियली कुछ दिन फ्री रहेंगे, फिर वो उनमें से कुछ लेक्चर हमेशा फ्री रहेंगे और कुछ लेक्चर्स मेंबर्स ओनली के लिए कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो तो लेक्चर जैसे ही अपलोड होता है तुरंत कर लो, और अगर आप आराम से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, और आप मेरे साथ व्हाट्सएप से जुड़ना भी चाहते हो और ज़्यादा प्रैक्टिस भी करना चाहते हो, मोर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, थोड़ा इंटरेक्टिव वे में और पढ़ना चाहते हो और एग्जाम्पल्स आपको एक्स्ट्रा चाहिए, तो फिर आपको मेरा मेंबरशिप प्रोग्राम में आना पड़ेगा। जो चैम्पियन कोर्स का मेंबरशिप है वो आप सब्सक्राइब कर लो,
उस मेंबरशिप के थ्रू आपको लिंक मिलेंगे, उसी मेंबरशिप के अंदर उस लिंक से कनेक्ट होकर आप मेरे साथ व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाएंगे। फिर वहाँ पे मैं आगे का आपके इंस्ट्रक्शन बताऊँगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।